अपन एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन ने कई क्वेश्चन किए थे, आज अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो आज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, उसके बाद में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अपना क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन हो गया, देखो एक क्वेश्चन है और देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। तो इनके मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलो अच्छे बना देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कोई प्रतिरोध है और ये भी कोई प्रतिरोध है। ये तुम्हारे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है एक। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ये 4 ओम का है, ये भी कितना ओम का है, 4 ओम का। ये 2 ओम के और ये भी कितने हैं, 2 ओम के। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इनको देख लो, पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इनके मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, जब इन दोनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध हो जाए और इन दोनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, माना इसे R1 दे दो, इसे R2 दे दो, इसे R3 दे दो, इसे R4 दे दो। इसके नाम माना R1 व R1 डैश R2 व R3, माना R1 व R2 श्रेणी क्रम में है तथा R3 व R4 बी श्रेणी क्रम में स्थित है। क्योंकि एक ही सीरीज में है, श्रेणी क्रम में स्थित है। R2 भी श्रेणी क्रम में है। तो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो एक नया R मान लेते हैं R भाई। R1 R2 श्रेणी क्रम में है तो नया R मान लेते हैं R1 और R2। ठीक, तो R बराबर R1 का मान कितना है, 4 और R2 का मान भी कितना है, 4 भाई। R1 का मान भी 4 और R2 का मान भी 4। तो R1 का मान 4, R2 का मान भी 4, 4 4 8 और R बराबर 8 ओम। ये तो क्या है, इन दोनों प्रतिरोधों को जो श्रेणी क्रम में, इनको जोड़कर एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया मैंने। R 8 ओम आ गया, सॉरी इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लग देता हूँ। तो टोटल R बराबर 8 ओम के हो गए भाई। ये हो गया ना, 4 ये 4 है, टोटल कितने हो गए, 8 ओम के हो गए। अब इसी प्रकार किस में देखते हैं, इसी प्रकार अपन देखते हैं, इसी प्रकार किस में देखते हैं, इसी प्रकार अपन श्रेणी क्रम में देखते हैं। श्रेणी क्रम में ये हो R3 और R4 में देखते हैं। R3 R4 को मैं R डैश मान लूँ। R3 और R4 किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो R3 और R4, ये रहा R3 और ये रहा R4, ये किस में जुड़े हैं भाई, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है R बराबर R3 प्लस R4। तो R डैश, इसको मैंने एक नया प्रतिरोध मान लिया R डैश, क्योंकि ये इसको मैंने R मान लिया तो इसको मैं R डैश मान लूँ। R3 का मान 2 और R4 का मान 2, तो R डैश बराबर 2 और 2 4। तो यानी कि ये कितना आ गया, 4 ओम का प्रतिरोध आ गया। अब देखो नया ये क्या होगा, अब इसका चित्र ये ऐसे होगा। ये देखो, ये पॉइंट मान लिया मैंने और ये एक प्रतिरोध मान लिया, ये ऐसा हो गया। छोटा सा बना देता हूँ, ये हो गया। अब ये कितना ओम का आ गया भाई, पहला प्रतिरोध कितना आया मेरे पास, R बराबर 4 ओम, 8 ओम का, यानी कि ये 8 ओम का। और ये कितना है, 4 ओम का, यानी कि ये तो है R डैश और इसका मान है R ओनली। ये तो है R डैश और ये R भाई। इसको मैंने सॉल्यूशन करके ये इतना छोटा बना लिया डायग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं
हम जानते हैं कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी, हम जानते हैं कि बिंदु ए, हम जानते हैं बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य के प्रतिरोध, ये दोनों के मध्य के प्रतिरोध किस क्रम में है? प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r डैश। भाई ये इसको मैं r डबल डैश मान लूँ, न्यू प्रतिरोध मैंने मान लिया r डबल डैश। भाई ये r डैश पहले से मौजूद है, ये r ये रहा, और r डबल डैश मैंने न्यू प्रतिरोध मान लिया। r डबल डैश बराबर 1/r, 1/r का मान कितना है भाई? यहाँ से r का मान देखो 8 है, और प्लस 1/r डैश का मान कितना है भाई? 1/r डैश का मान 4 है, सही है। तो r 1/r डबल डैश, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। 1/r डबल डैश, 1/r डबल डैश, लघुत्तम कितना है भाई? यहाँ पे लघुत्तम काट के बताता हूँ। यहाँ पे 8 लघुत्तम आ गया, 1 प्लस 2 भाई, 4 दूनी 8, 2 भाई, इसमें 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2, तो 2 और 1 3, तो r डबल डैश का मान आ गया 3/8। तो r डबल डैश का मान कितना आ गया भाई? इसको उल्टा कर दूँ, इसको उल्टा कर दो, तो r डबल डैश बराबर 1, इसको उल्टा कर दें 8/3, यानी r डबल डैश का मान कितना आया? 8/3, यानी उस संपूर्ण परिपथ में ए व बी के मध्य r डबल डैश का मान 8/3 ओम, ओम और लिखना है आपको, 3 ओम टोटल तुल्य प्रतिरोध ये इतना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं शायद आपसे आशा करता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है भाई? इन दोनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध बनाओ भाई, दोनों प्रतिरोधों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना दिया, ये आ गया और ये आ गया। इन दोनों को जोड़ के प्रतिरोध बना दिया 8 ओम का, इन दोनों को प्रतिरोध को बना दिया जोड़ के 4 ओम का, r डैश का मान 4 ओम आ गया। अब हम जानते हैं ए व बी के मध्य के तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में होंगे भाई? ये किसमें? समांतर क्रम में मौजूद होंगे। जब समांतर क्रम में मौजूद होंगे तो हम समांतर क्रम के फॉर्मूले से इसको सॉल्यूशन करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। आप कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना? वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ उतार लिया होगा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब नया हेडिंग लगाते हैं, न्यू हेडिंग क्या होगी अपनी? न्यू हेडिंग होगी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होगा भाई? अब देखो इसमें क्या होता है, ये मेरा कोई चालक तार है, मेरा सेकंड मार्कर और ले लेता हूँ। ये इतना बड़ा में क्या है? ये मेरा चालक तार है भाई, ये मेरा चालक तार है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, यानी कि ये मेरा क्या है, ऐसे समझो कि ये ब्लैक कलर का है ना, ये देखो ये ब्लैक कलर का क्या है, मेरे प्रतिरोध लगा हुआ है। यानी कि इस इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करूँ, और ये ब्लैक का क्या है, ये ब्लैक डॉट का मतलब ये प्रतिरोध है। जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा तो प्रतिरोध कुछ ज़्यादा ही प्रतिरोध करेगा, यानी कि विद्युत धारा को कुछ ज़्यादा ही अपना डांटने का काम करेगा, यानी कि इसको रोकेगा भाई। रोकेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ पे होगी, और जैसे जैसे विद्युत धारा यहाँ पे बढ़ती जाएगी, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा विद्युत धारा को रोकता जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, उच्च ताप मतलब नग्न जो उच्च ताप को हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा काफ़ी, जो एक ऊष्मा के रूप में हिट करेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई खास बात है नहीं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको चाहो तो मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखना है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित
जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण या तो प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण तार रक्त तप्त हो जाता है। अधिक होने के कारण तार रक्त यानी लाल, तप्त का मतलब गरम, तार रक्त तप्त हो जाता है तार रक्त तप्त हो जाता है, जिसे विद्युत धारा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में जिससे विद्युत धारा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में क्षय होती है। ये व्यय होती है, क्षय होती है। भाई कहने का मतलब है जब अपना तार लाल होगा यानी कि गर्म हो जाता है, कभी कभी तो देखा होगा जब अपना तार लाल हो जाता है तो वह लाल लाल होता है, हीट मारता है। अरे कहने का मतलब वो गर्म हो जाता है तो उसके आप अपन हाथ लगा सकते हैं गर्म तार के? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपना हाथ जलने का डर होता है। तो इसलिए क्या होता है, ऊष्मा व प्रकाश के रूप में क्या होता है, क्षय होता है, यानी कि व्यय होता है। क्षय हो जाता है, जिससे इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव कहते हैं। ये होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। विभिन्न उपकरणों में, जैसे विभिन्न उपकरणों में कैसे उपकरण होंगे? विभिन्न विद्युत उपकरण लिख लो ऐसे। विभिन्न विद्युत उपकरणों में विभिन्न विद्युत उपकरण जैसे क्या होता है, इस्त्री, विद्युत इस्त्री। जैसे विद्युत इस्त्री, जिसे अपन सादा भाषा में प्रेस बोलते हैं। विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर जो इस नाइक्रोम का होता है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, रॉड, निमंजन रॉड, ऐसे लिख लो। निमंजन रॉड होते हैं ना जो गर्म पानी करते हैं, निमंजन रॉड आदि। जैसे आदि ये क्या होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं। जैसे विद्युत इस्त्री में प्रतिरोध अधिक होने के कारण विद्युत इस्त्री गर्म हो जाती है ना, यानी कि एक ऊष्मा के रूप में प्रदान करती है अपन को। विद्युत धारा को किस में रूप में प्रदान करती है, ऊष्मा के रूप में। विद्युत हीटर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, दोनों के रूप में करता है। और ये विद्युत बल्ब ऊष्मा के रूप में और ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में। निबंधन रॉड ये होती है कि अपन ग्रीजर होते हैं, ग्रीजर बोलते हैं अपन, जो जैसे अपन ग्रीजर, जैसे पानी की टंकी में विद्युत ये रॉड दी, तो रॉड देने के बाद वो पानी को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो अपन को क्या किसके रूप में देता है, हीट के रूप में वो क्या देता है, एनर्जी देता है ना भाई। ये अपना हो गया। अब इसमें नोट डाल के दो बातें लिखनी है, नोट डाल के लिख लो। इसमें क्या लिखना है, नोट। इस नोट को याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना
होता है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बनता है। विद्युत हीटर के अंदर जो स्प्रिंग होती है ना, वो स्प्रिंग ऐसे ऐसे, भाई ये भी मेरा हीटर है, इसके अंदर ये ऐसी स्प्रिंग ऐसी होती है, इस रूप में होती है, ये दोनों प्लग होते हैं भाई, इस रूप में होते हैं स्प्रिंग विद्युत हीटर के अंदर। और ये मेरे क्या है, प्लग है चार्जर के यहाँ पे लगने के बाद, ये मेरे से विद्युत हीटर के ऐसे नाइक्रोम के तार होते हैं, जैसे मुड़ी होती है, इसके अंदर वो जो तार होता है वो किसके होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। विद्युत हीटर में तार किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम के मिश्र धातु का बना होता है, ऐसे लगेगा, नाइक्रोम की मिश्र धातु का बना होता है, नाइक्रोम की मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है भाई। मिश्र धातु के नाइक्रोम के मिश्र धातु का ही क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, किसका नाइक्रोम के तार का, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। अब देखो नाइक्रोम का तार किस से बना होता है, नाइक्रोम का तार किसका बना होता है भाई, नाइक्रोम का तार बना होता है निकल प्लस क्रोमियम, निकल धातु होती है प्लस क्रोमियम, चलो मैं आपको क्रोमियम से लिख देता हूँ, क्रोमियम निकल प्लस क्रोमियम प्लस एक चीज़ और होगी, निकल क्रोमियम प्लस आयरन। अरे लोहा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आयरन का सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये तीनों क्या होते हैं, नाइक्रोम पूछ लेता है, नाइक्रोम का तार किन किन मिश्र धातु का बना होता है, एग्जाम के अंदर 1 नंबर के पूछ लेगा। तो अपन को क्या लिखना है, नाइक्रोम का तार निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन का बना होता है। अब नेक्स्ट नोट देखो, मैं अपने यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अपन को क्या देखना है, नेक्स्ट नोट देखना है। नोट 1 हो गया, अब नोट 2 लगाओ, रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब मैं नोट दूसरा लगाता हूँ। नोट दूसरे में क्या होगा, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ये अपना नेक्स्ट नोट होगा, जो विद्युत बल्ब के अंदर जो टंगस्टन जो स्प्रिंग होती है, देखिए ना विद्युत बल्ब के अंदर स्प्रिंग सी होती है, वो क्या होती है, टंगस्टन की बनी हुई होती है। तो अगला नोट क्या होगा, नोट सेकंड, एनओटी नोट द्वितीय, विद्युत बल्ब का तार वो स्प्रिंग होती है ना, विद्युत बल्ब का तार या तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है भाई, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नियोन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में आर्गन व नियोन गैस भरी होती है, जो टंगस्टन की आई को बढ़ाती है। आई को मतलब उसकी वृद्धि को बढ़ाती है, कि कितने दिन वो आई को बढ़ाती है। ठीक है, ये हो गया, टंगस्टन के तंतु की आई को बढ़ाती है, टंगस्टन के तंतु की आई को बढ़ाती है, तंतु के आई को बढ़ाती है। ठीक है भाई, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जूल का तापन नियम। ये क्या है, जूल का तापन नियम, किसका, जूल का तापन नियम क्या होगा, ये देखना है। जैसे भाई उसके अंदर अपन ने पिछली वीडियो में पिछला नेक्स्ट टॉपिक देखा था,
उसके अंदर क्या था भाई कि जो प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण जो विद्युत धारा का मतलब जो तापीय प्रभाव उसको देखा था अपने। अभी क्या देना, जूल का तापन नियम। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण मुक्त ऊर्जा का मान। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण मुक्त हुई ऊष्मा विद्युत धारा के प्रभाव के कारण मुक्त हुई ऊर्जा का मान जूल का तापन नियम कहलाता है। अब इसके अंदर क्या देखना है, तीन टॉपिक है। देखो पहला क्या होगा, पहला टॉपिक होगा इसके अंदर भाई, ये तो इतना सही है। अब इसके अंदर टॉपिक देखना है भाई, विद्युत धारा के भाई जूल का तापन नियम किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के समानुपाती, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होता है भाई। जूल का तापन नियम किसके, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड के अंदर देखो, चलो इसके अंदर विद्युत धारा का तापन नियम विद्युत धारा के प्रभाव के कारण मुक्त हुई ऊर्जा का मान होता है। तो हीट यानी एनर्जी भाई, हीट देता है। तो ये क्या होगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक, यानी कि ये पहला इक्वेशन हो गया। ये देखो अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पड़ा तार के प्रतिरोध के समानुपाती। तार के प्रतिरोध के समानुपाती कैसे होगा, तार के प्रतिरोध के समानुपाती। इसका मतलब ये है कि भाई अपन ने देखा था किसी तार में यदि ज़्यादा विद्युत धारा दूंगा मैं, अगर बहुत अधिक विद्युत धारा दूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जैसे विद्युत धारा का मतलब आई में ज़्यादा दूंगा तो उसके अंदर ज़्यादा देने के बाद प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण उसमें क्या होगा कि वो अधिक तप्त होगा, रक्त और तप्त दोनों ही होगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा हिट यानी कि ऊर्जा अपन को प्रदान करेगा, ठीक है। अब दूसरा कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने, अब अपन मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ऊपर नोट 2 को, आप कॉपी कर लेना। अब नोट 2 को मैंने हटा दी। अब थर्ड देखो, थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड टॉपिक होगा अपना, थर्ड फर्स्ट ये होगा, सेकंड टॉपिक ये होगा और थर्ड क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के समानुपाती होती है, होती है। तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन यानी जूल का तापन नियम विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो समय के क्या होगी, समानुपाती होगी। नहीं, जितनी ज़्यादा अपन हीट देंगे, जितनी समय से हीट देंगे उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 होगा। समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1 व 2, 3 से मैं इस यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये समीकरण 1 व 2, 3 से यानी अर्थात मैं इसे ऐसे लिख दूँ HI² यानी कि विद्युत धारा, यानी कि जूल का तापन नियम क्या होगा, विद्युत धारा यानी कि वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के भी समानुपाती होगा। ये अपना नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये क्या है, सूत्र को अपन को याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपन कल पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर से भी क्या सवाल आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए,
सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, मिलते